हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने दोस्तों अभी तक क्या करा है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के इस वाले चैप्टर से हम लोगों ने जो ड्यूरेशन है दोनों हाउसेस की, राज्यसभा और लोकसभा की, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अब अगला टॉपिक यहाँ पर आएगा मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन क्योंकि हम लोग अपनी पैरेलल डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार के लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी जो स्टेट लेजिस्लेचर के टर्म्स में भी जो दो हाउसेस हैं जिन जिन राज्यों के अंदर, ओवरऑल तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं इस डिस्कशन को, डैट देयर आर टू हाउसेस इन द स्टेट। वो अलग बात है कि अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो हमें पता लगेगा हर एक राज्य में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ड्यूरेशन इसकी जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेस। एक आपका होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ असेंबली की, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, विधान सभा। ठीक है, लोकसभा की तरह दो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, मतलब आप ऐसा मान लो जो इनका प्रोसीजर होगा ना वर्क करने का, अगर जब आप खुद से रीड करने बैठो, आप दिमाग में बस एक ही चीज़ लेकर चलना, जो चीज़ लोकसभा में होती है वो चीज़ स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको आप कहो वो सेम चीज़ विधानसभा का प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो चीज़ राज्यसभा में होती है, राज्यसभा का जो प्रोसेस होता है, वो चीज़ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जिसको आप कहते हो विधान परिषद, ये चीज़ उसमें होती है। जैसे मैं आपको आज ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ। देखो, अगर हम लोग सेंटर और स्टेट के पैरेलल नेचर की बात करें, ध्यान से समझना, ये 11th क्लास में आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में ही दे रखा है और कहीं नहीं मिलेगा, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है। लक्ष्मीकांत भी इसके बारे में एज सच कुछ क्लियरली आपको नहीं बताने वाला। एक ही जगह पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी एक चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। ये है सेंटर और ये है स्टेट। हम बीच में से मारते हैं एक लाइन, हम यहाँ पर कुछ पोजीशंस और पोस्ट के नाम लिखेंगे जो सेंट्रल लेवल पे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1, हम लेते हैं पार्लियामेंट को। तो अगर सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है तो स्टेट लेवल पर होता है स्टेट लेजिस्लेचर। नंबर 2, अगर सेंट्रल लेवल पर है लोकसभा, तो स्टेट लेवल पर होता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको आप कहते हो विधानसभा। एक मिनट, तीसरी चीज, सेंट्रल लेवल पे आपका राज्यसभा, स्टेट लेवल पर आपका होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे है पीएम, स्टेट लेवल पर होता है सीएम। सेंट्रल लेवल पर है प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पर होता है गवर्नर। सेंट्रल लेवल पर होता है
वाइस प्रेसिडेंट, ये बताओ कौन होता है स्टेट लेवल पर, इसकी जगह कौन काम करता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये होता है रेड जोन। स्टेट पीएससी और यूपीएससी में एक ही ट्रैप ये बन सकता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी इस टेबल को देने से पहले, ये चीज़ आपको जो 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वहाँ दे रखी है। तो वहाँ पर मिड टर्म के अंदर ना बच्चों को, जैसे मैं स्कूल लेवल के बच्चों को जैसे पढ़ाता था, तो उसमें ना उनको मिड टर्म में क्वेश्चन प्रिपेयर मैं पक्का करवा कर भेजता था। जब मिड टर्म के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्वेश्चन ही आता था, नेम वन पोस्ट विच इज़ अवेलेबल एट द सेंट्रल लेवल बट नॉट एट द स्टेट लेवल। उसके पैरेलली, मतलब उसके पैरेलली स्टेट लेवल पे कुछ नहीं है। तो उसके लिए ये टेबल मुझे 11th क्लास में मेरी एक मैम ने करवाया था, और बाद में आते आते मुझे प्रॉपर इसका फॉर्मेट पता चला कि पार्लियामेंट जो है उसके बिल्कुल पैरेलली स्टेट लेवल पे हमें देखने को मिलता है स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा की जगह विधानसभा, राज्यसभा की जगह विधान परिषद, पीएम की जगह होता है सीएम, प्रेसिडेंट की जगह होता है गवर्नर, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इकलौती हमारी ऐसी पोस्ट है जिसकी कोई एक शेडो पोस्ट, परछाई वाली पोस्ट कोई भी स्टेट लेवल पर नहीं बनाई गई है। ये वाली बात आप याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके 2 मार्क्स बच सकते हैं इससे। तो दिस इज द रेड जोन। रेड जोन मतलब इन द सेंस कि ये कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो वेकेंट होती है, देयर इज नथिंग, ओके। तो अब बात करते हैं दोस्तों आगे। लोकसभा की तरह, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग चेंबर। कॉन्टिन्यूइंग चेंबर का मतलब ये है कि परमानेंट नहीं है, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका एक्सपायरी होती है, और उस एक्सपायरी को हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में बोलें तो वो इसका भी डिसोल्यूशन होता है। अब अगर हम लोग बात करें, अगर ये कह रहा है कि ये डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन जाहिर सी बात है होता होगा कि एक तो जैसे लोकसभा का जब टेन्योर ख़त्म होता है तो 5 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं। स्टेट लेवल पे भी आपको पता है कि 5 ईयर्स के चुनाव होते हैं। मैंने आपको बस ये टेबल दे दी ना, तो आप बस कंफ्यूज मत होना। आज के बाद जो चीज़ें लोकसभा में वर्क करती है वो विधानसभा में वर्क करेगी। 5 साल के चुनाव वहाँ पर, 5 साल के चुनाव वहाँ पर, उसका भी ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। जिस दिन से उन मेंबर्स ने ओथ और एफर्मेशन ली होती है, इधर भी ओथ और एफर्मेशन जैसे ही लेंगे तो एमएलएस का ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा। उधर बीच में आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो भंग कर, क्या कहते हैं, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। यहाँ पर कौन कर सकता है स्टेट लेवल पर? स्टेट लेवल पर कौन कर सकता है? गवर्नर, है ना। वो क्या बोलता है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो क्या कर गई है? फेल कर गई है। और फिर वहाँ पर क्या होता है? तब तक के लिए क्या लग जाता है? राज्य में क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। लोकसभा में नहीं होता ऐसा। लोकसभा में पता लगता है क्या प्रेसिडेंट रूल अगर ऐसा डिसोल्यूशन हो तो, है ना। वहां इमीडिएटली इलेक्शंस हो जाते हैं शाइनी, है ना। तो ये जो नॉर्मल टर्म है, इसका जो नॉर्मल टर्म है ये होता है 5 ईयर, जैसा कि हम सबको पता है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। तो होता क्या सौगंधा, जैसे ही राज्य के लेवल पर विधानसभा के चुनाव हो गए ना, एमएलए आए शपथ लेने, ठीक है, उनकी जो पहली मीटिंग होगी, इस पहली मीटिंग से सौगंधा देखा जाएगा 365 डेज इंटू 5 इंक्लूडिंग लीप ईयर। ये होता है 5 ईयर का टेन्योर, ठीक है। द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इसको हम लोग कहते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। ये चीज़ याद रखना, पता है बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली 2023 की टेस्ट सीरीज देखी थी, विजन या पता नहीं इनसाइड की, मैं उस दिन देख रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन इनमें से क्या होगा, कि जब वो ओथ और एफर्मेशंस लेकर आ रहे हैं और 5 साल का टर्म खत्म हो जाए, इसको कहेंगे, या प्रेसिडेंट बीच में क्या कहते हैं 5 साल खत्म होने से पहले ही उसको डिसॉल्व कर दे, या क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर दे। तो अभी भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं 2023 में। भले ही मतलब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पे भी मैंने स्टेट लेवल पे देख रखा है ये क्वेश्चन, लेकिन
बहुत छोटी सी चीज है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन की, भैया कुछ नहीं है, 5 साल खत्म हो गए, जाओ जनता की नजरों में दोबारा अपने आप को प्रूफ करके आओ, चुनाव से आओ, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। ठीक है, अब यहां कुछ बात दे रखी है, इसको देख लेते हैं जरा। पॉइंट नंबर 8, वही नॉर्मल सी बात, जो टर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहले काम कर रही थी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो 6 साल की हुआ करती थी अंडर इट्स ओन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब कितने साल की होगी? पक्का 5 चेंज कर दिया गया है। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इसका टेन्योर चेंज करा गया है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं 6 से 5 कर दिया गया, लिख दिया गया है, ये प्रूव करना शायनी जरा। ये चीज चेंज हो गई है अब। क्या है? ये हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल हो गया होता है, इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 हट गया है। वेरी गुड रागिनी, वेरी गुड। कैसे नहीं हटाया पूरी तरीके से? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 370 जो था, जिसके तहत जो भी चीज़ें थी, 370 जो भी है, ये हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से अब। हाँ, तो शाइनी इसका आंसर ये होता है, इसकी इफेक्टिवनेस हट गई है। लेकिन रागिनी, आपने एक चीज़ पक्का सुनी होगी ना प्रिपरेशन करते वक्त बीपीएससी की, इसका टेक्स्ट आज तक मौजूद है, अभी नहीं हटाया गया है ना, वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या होता है जब भी कोई चीज़ एक नई अमेंडमेंट होती है ना मयूर, तो क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट होता है ना, मतलब आप आम भाषा में अगर हम लोग उसको बोले ना, देशी भाषा में, एक पन्ना निकाल दिया जाता है, एक पेज फाड़ दिया और दूसरा पेज इंसर्ट कर लिया, पिन पेज वाला, या इंसर्ट कर दिया। बार बार इसकी प्रिंटिंग होती है हर एक अमेंडमेंट एक्ट के बाद, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन 370 को हटा दिया गया क्या टेक्स्ट से? टेक्स्ट से नहीं हटाया गया है ना। वेरी गुड रागनी, शाबाश। ठीक है, छोटी छोटी बातें लेकिन पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को क्वेश्चन आ जाए रागनी, तो बताओ स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है ना, कि पूरी तरीके से हटा दिया गया इंक्लूडिंग इस टेक्स्ट, तो बच्चे ही कहेंगे हाँ भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो हर कोई जानता है कि हटी गया पूरी तरीके से। टेक्स्ट से नहीं हटाया। टेक्स्ट समझ रहे हो शाइनी सब लोग? सुगंधा, टेक्स्ट का मतलब क्या है? मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो अभी भी वैसी लिखी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, हटा देते हैं, बस इसी के केस में ऐसा नहीं कर रखा, इसलिए मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ। मैं क्या अभी तो बताया मैंने आपको, जो भी एक अमेंडमेंट एक्ट वगैरह आती है तो वो पन्ने फाड़ के नए पन्ने लगा, मतलब एक टेक्निकल भाषा में इसको ऐसे समझो, फिर से प्रिंटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स की। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। अब वो कह लो कि सरकार का आलस है, जो भी है, क्योंकि देखो ये सरकार एक चीज़ पे बिलीव करती है कि गवर्नेंस के टर्म्स में तो इम्प्लीमेंट हो गई वो चीज़, चाहे भले ही लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ है, तो उसका जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आ चुका है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि वहाँ लिखा हुआ है अभी तक इसको क्यों नहीं करा गया है। उसको बस रिमूव करना है, उसको रिमूव करना है वहाँ से, वो रिमूव नहीं करा गया, बस बात ये है। तो वो टेक्स्ट में आज तक मौजूद है। ये क्वेश्चंस को याद रखना, ठीक है। स्टेट पीएससी में आजकल, स्टेट पीएससी कह रहा हूँ सॉरी, टेस्ट सीरीज में जितने आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। हाउएवर, गवर्नर इज ऑथराइज टू डिसॉल्व द असेंबली। अगर ये लोकसभा होता तो यहाँ पर कौन होता? अगर ये लोकसभा होता तो यहाँ कौन होता? प्रेसिडेंट। गवर्नर इज ऑथराइज टू डिसॉल्व द असेंबली एट अ टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। जब 5 साल कंप्लीट नहीं भी हो उससे पहले वो कर सकता है, और वो फिर एक रास्ता दे सकता है, जब ऐसा कभी होगा तो फ्रेश चुनाव होंगे। लेकिन ये फ्रेश चुनाव किसके लिए होंगे? कौन आएगा? एमएलए, ठीक है। फर्दर याद ध्यान से देखना, हमने वैसे तो जो पूरी की पूरी डिबेट एंड डिस्कशन करी थी वो इस मुद्दे पर करी थी कि लोकसभा
का टेन्योर एक्सटेंड करा जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट की एक्ट की मदद से। एक टाइम पर एक ही बार अगर कोई ऐसा एक्ट आता है तो एक टाइम पर एक ही बार में 1 साल के लिए होगा, और इसको बार बार करा जा सकता है, लेकिन एक बार लॉ आएगा एक ही साल, एक बार लॉ आएगा तो एक ही साल। तो याद है ना मयूर वो वाली डिस्कशन के जब 1976 में खत्म होने वाली थी तो 77 तक कर दिया गया, फिर 78 तक कर दिया गया, लेकिन 78 वाला कंटिन्यू नहीं रह पाया क्योंकि उससे पहले ये भी पूरा नहीं रह पाया, उससे पहले ही यहाँ पर डिजॉल्व हो गई। लेकिन फिर भी लगभग वो था कि हमने पढ़ा था 5 साल 10 महीने समथिंग समथिंग डेज, है ना। अब स्टेट लेवल पर बच्चे बहुत ज़्यादा ये जानते नहीं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता ध्यान से समझना इस चीज़ को। जो टर्म है ना स्टेट असेंबली की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म है, इसको एक्सटेंड करा जा सकता है। मार्क माई कीवर्ड्स, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये स्टेट लेवल पर बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मदद से भी, मतलब इसका मतलब ये, अगर मैं लोकसभा के इधर चैप्टर पे आ जाऊं तो ये सिर्फ एक दोस्तों पार्लियामेंट्री लॉ की ही औकात होती है। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ये सिर्फ एक पार्लियामेंट्री लॉ की ही औकात होती है कि वो इमरजेंसी के टाइम पर एक पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ जो कानून होगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको आम भाषा में कहें विधानसभा के टेन्योर को, एज वेल एज लोकसभा के टेन्योर को अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इन्फ्लुएंस किस प्रकार से, यहां पर इन्फ्लुएंस और अफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन। वापस आओ, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ऑब्वियसली बात है, जब पार्लियामेंट लॉ लेकर आ रहा तो ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा के लिए उसने बोला था, लोकसभा के लिए उसने बोला था 1 साल, और यहां पर बोल देगा नहीं नहीं तुम ना 6 महीने रख कर लो, तुम 1 साल कर लो, तुम 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। नहीं, जब पार्लियामेंट का एक जो लॉ है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉमन बेसिस पे ही रहेगा। वो क्या, 1 ईयर इज कॉमन फॉर बोथ। वापस आओ, हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा नहीं। कब 6 महीने से ज्यादा कब नहीं, जब इमरजेंसी जो है वो हट गई है। इमरजेंसी हटने के बाद मैक्सिमम 180 दिन तक और रह सकता है एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि जैसी इमरजेंसी की रिवोकेशन हो गई है, हट गई है, असेंबली के इलेक्शंस 6 महीने के अंदर अंदर, और ये वाली बात तो मैंने आपको बोली 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। पार्लियामेंट का टेक्स्ट देखो, दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है, यहां पर आप एक चीज ये ऐड कर सकते हो, 180 दिन के अंदर अंदर उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। देखो, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एक सी ही बात है, और इसलिए मैंने आपको आज ये गाइडलाइन दे दी, ये वाली। ये चीज़ें सेम लेवल पर काम करती हैं, जो कि सेंटर में जो स्टेट में है। तो सौगंधा, कल को अगर क्वेश्चन आए ना तो अपनी लोकसभा की आपको मान लो कि पार्लियामेंट वाले चैप्टर की नॉलेज आपको याद आ रही है एग्जामिनेशन हॉल में, स्टेट लेजिस्लेचर में दिमाग में कचड़ा घूम रहा है, मान लो नहीं याद, नहीं रिकॉल नहीं हो पा रहा, हैव कॉन्फिडेंस, इस टेबल में सारा का सारा राज छुपा हुआ है। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि हाँ मैंने जो स्ट्रक्चर सेंट्रल लेवल पे पढ़ा है तो स्टेट लेवल पे भी ऐसे ही होता होगा, बस नाम चेंज हो जाते हैं। क्या नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट है तो यहाँ गवर्नर हो गया था। सारी चीज़ें सेम है, हमने ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ा ड्यूरेशन का, सारी चीज़ें सेम है। इसके अंदर बस ऑटोमेटेड डिसोल्यूशन ठीक है, 5 साल सेम है, लॉ ऑफ द पार्लियामेंट सेम है, 6 महीने वाली बात, 1 साल के एक्सटेंशन वाली बात, 180 दिन के इलेक्शन वाली बात, सिर्फ 1% बदला है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, वहाँ प्रेसिडेंट यहाँ गवर्नर, और कोई भी नहीं। उसके लिए थोड़ा सा इतना पढ़ा होना चाहिए। अब कि ऐसा नहीं कि आप बोल रहे थे कि सब कुछ सेम है, तो जब यहाँ पर भी पार्लियामेंट के और लॉ की मदद से ही इसका टेन्योर इफेक्ट होता है, तो आपने ही बोला था सब कुछ सेम है, तो हम यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ इधर प्रेसिडेंट होता है
तो इधर भी हमें लगा कि प्रेसिडेंट होता होगा, नहीं, ये एग्जामिनर जो है इसी को ट्रैप पकड़ेगा इस पूरे उसमें से। ये ब्लू कलर जो मैंने हाईलाइट करा है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है इस पूरे टेक्स्ट का, ठीक है। लक्ष्मीकांत पूरे साल बच्चे पढ़ते हैं, रश में पढ़ते हैं। देखो लक्ष्मीकांत का गेम बस इतना सा है, अगर आप मेरी बात को समझ पाए, मैं से कोई डिकोड नहीं करने वाला इस बात को, अगर आप समझ पाए तो आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ठीक कर ले जाओगे, वरना आप हो सकता है कि पॉलिटी की वजह से ही बाहर हो जाए प्रीलिम्स में। आपको जो पूरे साल 1200 से 1500 पेजेस जो उसके पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, एनालाइज करने हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जामिनर के पास बस इतनी सी लेवरेज है कि उसके पास 365 दिन का समय है और उसको पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चन बनाने मैक्स, 20 में मैक्स बोल रहा हूं। 1/5 पार्ट जो है या 1/6 जो पार्ट है पेपर का वो पॉलिटी ऑक्यूपाई करता है। आपको अगर ये चीज पढ़नी है तो आप सोच के देखो आपको कितना अच्छा सा टाइम इस पे देना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो लेवरेज बहुत सिंपल सी है, क्या, 365 दिन का समय और सिर्फ 15 क्वेश्चंस की फ्रेमिंग। आपको 1500 पेजेस पढ़ने हैं और आपके पास भी 365 दिन का समय। ये चीज दो जगह पर जरूर अप्लाई कर लेना, समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अंदर। इस लेवरेज को आपको हराना होता है। ये इस टाइम पर मैं अगर एक चीज बोलूं, अगर आप बस इतना सा गेम समझो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यहां पर आपको रैबिट होना है और ये टॉर्टोइज है, लेकिन ये रैबिट डम्ब नहीं होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, मैं सो जाता हूं। क्योंकि टॉर्टोइज अगर जल्दी पहुंच भी गया ना, अगर अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच भी गया ना, तो वो बोर हो जाएगा। समझ जाना इस बात को। ड्यूरेशन ऑफ विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर राज्यसभा की तरह, ऊपर देखो, ये पैरेलल वे में वर्क करता है। अगर राज्यसभा का स्ट्रक्चर आपको वहां पर याद है ड्यूरेशन इसकी, तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है राइटर। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर को हम लोग कहेंगे यहाँ पर एमएलसी। एमएलसी हर स्टेट में ये नहीं होता, आपको पता है। कितनी स्टेट्स में टोटल, जल्दी बताओ, टोटल कितनी स्टेट्स में? ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ कॉन्टिन्यूइंग चेंबर, परमानेंट होता है। राज्यसभा भी सौगंधा परमानेंट हाउस होता है ना। विधानसभा, विधान परिषद भी परमानेंट हाउस होता है, लेकिन इट इज अ परमानेंट हाउस एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बस यहां पर एक चीज होती है, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ ले कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, बस इस बेसिस पे बस वो पूछ ले आप एक इंप्रेशन जानने के लिए कि जब सारी चीज़ें सेम होती हैं तो एक मेजर फर्क बताओ मुझे ज़रा मयूर जी, कि राज्यसभा और विधान परिषद में मेजर फर्क क्या होता है जब सारी चीज़ें सेम है। टेन्योर भी देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, 6 साल का है, सब कुछ है। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बस इसको याद रखना। राज्यसभा का जो अस्तित्व है, जो उसका वजूद है, वो किसी के आश्रय नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लोकसभा की इतनी औकात नहीं है कि इसकी एग्जिस्टेंस को छेड़ सके। करने को कर सकता है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी मची है कि ये हाउस नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं राज्यसभा के साथ कभी ये नौटंकी नहीं करी गई कि लोकसभा ने कभी इसको हटा दिया, फिर बना दिया, फिर हटा दिया, फिर बना दिया, फिर बनाए रखा, फिर हटा दिया। कभी कभार बनाने के ऊपर रेजोल्यूशन आया और फिर वो हॉल्ट पे चला गया, प्रेसिडेंट ने उसको पास ही नहीं करा। ये सब नौटंकी नहीं, लेकिन ये नौटंकी पक्का हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़रूर देखने को मिलती है, विधान परिषद में पक्का देखने को मिलती है। क्योंकि विधान परिषद किसके आश्रय है?
बस ये एक मेजर डिफरेंस है जो याद रखना आप इंटरव्यू रूम में, आपका दिमाग फटाफट क्लिक करना चाहिए, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों हाउसेस में। बस ऑब्वियस ही बात है, अब इतना टर्म तो कोई है नहीं ना कि यूपीएससी के इंटरव्यू में रूम में पहुंचा है तो इतना तो बता ही देगा कि राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है, स्टेट लेवल पे वर्क करता है। बट सेम चीज़ है, देखो सेम चीज़, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। सो मेंबर कंटिन्यूज एज सच फॉर 6 years, इनका भी टेन्योर 6 साल का होता है। वेकेंट सीट्स फिल करी जाती है फ्रेश इलेक्शंस के द्वारा, और कुछ कुछ यहाँ पर नॉमिनेशन भी होती है जो गवर्नर के द्वारा करी जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd year। हाँ, नॉमिनेशन की ज़रा क्राइटेरिया बता दो मुझे ज़रा। लिटरेचर, आराम आराम से एक बारी लिख लेते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, अगर एक बार के लिए मैं इसको अभी यहाँ तक रोक दूँ, एक बार के लिए रोक दूँ, ये नॉमिनेशन प्रक्रिया किससे मैच करती है चार, एक बार के लिए रोक दूँ, राज्यसभा से। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा की यहाँ तक अभी तक सेम है, 12 यहाँ पर, और ये डिपेंड करता है कि जो भी उस राज्य के नंबर वगैरह होंगे उसके ऊपर, ठीक है। बस एक चीज और है यहाँ पर एक्स्ट्रा, क्या, जल्दी बोलो। वेरी गुड। एक मेजर डिफरेंस और बता देता हूँ, वैसे पता तो होगा लेकिन दिमाग में बस एक क्लिक करने के लिए बता देता हूँ। राज्यसभा में जब ये नॉमिनेशन करी जाती है तो पूरा भारत का नक्शा देखकर करी जाएंगी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जब किसी राज्य की विधान परिषद में ये नॉमिनेशन करी जा रही है तो वो बंदा कहाँ से, उसी राज्य से होना चाहिए, कहीं और से भी हो सकता है। स्टेट स्पेसिफिक। ये सब मैं माइंड क्लिकिंग बातें इसलिए बताता हूं आपको यार, कभी कभार क्या होता है वो जो यूपीएससी में बैठ के जब वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे ना एग्जामिनेशन हॉल में, यार तब हमें ना अपने ऊपर एक चीज़ फील होती है, यार 30 सेकंड का समय है, मैं पूरा ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, मेरे को ये टॉपिक पता है, यार ये लाइन तो कभी सोची नहीं मैंने बैठ के। फिर आपको पता है क्या होता है, शक, यार इतना इजी तो नहीं हो सकता यार, पक्का कुछ ना कुछ ट्रैप होगा यार इस लाइन में यार, चल यार मैं इसको छोड़ देता हूँ बाद में करूँगा। लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अंदर आप अटक गया है। आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ोगे ना, और उसके बाद से जितने क्वेश्चन देख के चलोगे आप उनको, जितना उनमें आपको स्किल लगानी चाहिए थी सॉल्व करने के लिए, आप वो क्वेश्चन भी बेकार कर बैठोगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन अटका रहता है कि यार आता तो है इसका 95% मुझे पता है, बस इस लाइन के अंदर जब वो ये बोल रहा है कि वो पर्सन का नॉमिनेशन अगर हो रहा है तो वो स्टेट स्पेसिफिक ही होना चाहिए, वो बाहर से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर वो सोचो जरा यूपीएससी में ये स्टेटमेंट आ जाए नॉट एट ऑल या फिर इन एनी केस इट इज नॉट पॉसिबल, अब लॉन्डो के दिमाग में क्या है, यार ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अरे भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो गोबर थोड़ी ना खाया हुआ है तूने, तो दिमाग तो लगा। ये कोई रूल है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो मतलब उसको एलिमिनेट ही करना है। पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसा नहीं होता, पता है तो हो जाएगा, नहीं पता तो बैठे रहो फिर अगले साल फिर से आओ बेटा। बताओ, अगर खुद बताओ मुझे ईशा, अगर ये आ जाए कि वो पर्सन सिर्फ स्टेट से ही होना चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक नॉमिनेशन ही होनी चाहिए, इन एनी केस इट इज नॉट पॉसिबल दैट सच नॉमिनेशन कैन बी इन्वाइटेड फ्रॉम अदर स्टेट, लगेगा नहीं ईशा बैठ के सोच के कि शायद से यार ये होता होगा, कोई ट्रैप है बहुत बड़ा यार ये, क्या पता। फिर मयूर हमें क्या फील होगा, क्या पता शायद से इस साल कोई ऐसा करंट अफेयर आया हो, किसी राज्य ने किसी को नॉमिनेट कर दिया हो, गवर्नर ने किसी बाहर के पर्सन को, और मुझसे वो मिस हो गया हो, 100 तरह की बातें आती हैं। मैं तो इस प्रेशर को लेकर टेक्स्ट प्रिपेयर करता हूं एक एक लाइन, कि एग्जामिनर किस बियॉन्ड सोच सकता है, क्या सोचेगा भाई तू बता क्या सोचेगा। मैं इसलिए एक एक लाइन को लिख लिख के बार बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर ऐसे ही जैसे कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स को मैं लिखता हूँ अपने A4 शीट्स पर या फिर जो भी रजिस्टर मेरे होते हैं कि अच्छा 1/3 ये चीज़ सेम है, ये सेम है। मैं ऐसे ना जैसे खुद भी, आपको तो मैंने नॉर्मली बता दिया, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ कि स्टेट लेजिस्लेटिव यहाँ पर ये बनाया या राज्यसभा बनाया तो मैं लिखता हूँ अच्छा 1/3 वाली बातें सेम है इसकी, और ये भी 6 साल, ये भी 6 साल, और यहाँ पर भी ऐसा प्रोसीजर कर रखा है कि 6 साल कभी खाली क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 1/3 यहाँ पर रिटायर होते हैं और फ्रेश इलेक्शंस वगैरह होते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ कि एक ट्रैप बनाता हूँ रेड पेन से या फिर जो भी है ब्लू पेन ब्लैक पेन से, मैं कहा एक सबसे बड़ा ट्रैप है जो बन सकता है वो ये बन सकता है, यहाँ पर नॉमिनेशन की जो फील्ड होती हैं वो 4 होती हैं और यहाँ पर होती है 5, उस 5वें का नाम है कोऑपरेटिव मूवमेंट, दीपांग बेटा कभी मत भूलिए उसको। ऐसे बात करते करते मैं अपने ये लिखता हूँ ये।
तो वो याद रह जाता है, फिर आपको पढ़ा देता हूँ और याद रह जाता है। बस ये चलती है मेरी स्ट्रेटजीज, और वो इसलिए क्योंकि मैं उसको टाइम देता हूँ। और उस टाइम पर किसी के फ़ोन कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, चाहे कितना भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो। कल रूठता हो हरामजादा है हरामजादी तो आज रूठ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। द रिटायरिंग मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एनी नंबर ऑफ टाइम्स देख लो यहां पर। वन थर्ड वाली बात, फ्रेश इलेक्शंस, ये प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस हैं। वहां एक और बस एक टर्म चेंज हो जाएगा। नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनेशन कौन करता है? गवर्नर। ये रहा देखो। और एक बात और, ये देखो, रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम, सेम चीज है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? बताओ आराम से। क्या समझाते थे? एवरी सेकेंड ईयर। आपने वो डिस्कशन नहीं देखी क्या, वो उसकी पॉलिटी की, राज्यसभा वाली? हाँ तो उसको देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। एवरी सेकेंड ईयर, चलो मैं एक बार ही बता देता हूँ क्या होता है। देखो यार, अगर हमने क्या कर रखा है, ये वाली बात मुझसे किसने पूछी थी पता नहीं, आप में से ईशा ने पूछी थी, किसने पूछी थी? ईशा, हाँ आपने पूछी थी ना कि उनका क्राइटेरिया कैसे कर रखा था राज्यसभा के अंदर। जब पहली राज्यसभा का गठन हुआ था तो एक बात याद है कि सबको ये बोला गया था कि एक साथ नहीं, एक साथ रिटायरमेंट नहीं होगा, लॉटरी सिस्टम में डिसाइड करा गया था, याद है ईशा? और ये एक्सेप्शनल केस था क्या? क्या आज के टाइम में रिटायरमेंट लॉटरी सिस्टम से होती है? बताओ, नहीं ना। इसकी जिम्मेदारी संविधान ने दी थी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने किसको दी थी ये कि रिटायरमेंट का प्रोसीजर देखो? कौन था वो पर्सन? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब क्या होता है मयूर, जैसे मतलब मान लो एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत छोटा एग्जांपल पे आता हूं मैं। 10 मेंबर हैं यार, 10 के 10 का रिटायरमेंट अगर एक साथ ही है, जिस दिन अगर उनकी एंट्री है और जिस दिन अगर उनकी एग्जिट है, ये हाउस तो खाली हो जाएगा। तो इस बात की तो फिर मर्यादा भंग हो गई, इस बात की तो मर्यादा फिर भंग हो गई, डेट इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग चेंबर। कहां से भाई फिर कॉन्टिन्यूइंग चेंबर? तो हमें एक चीज ऐसी सुनिश्चित करनी पड़ती है। ये वाली बात भी मैं आपको सबको बता देता हूं। देखो, सारे राज्यों में सेकंड हाउस है नहीं, जिन जिन में है ना, तो ईशा पता है वहां पर क्या करा जाता है? जैसे पहली बार कुछ तो कोई तो दिन ऐसा होगा ना कि जहां पर सबसे पहली बार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर मयूर विधान परिषद बनाई गई हो, कोई तो फर्स्ट डे होता ही होगा ना। वहां पर ना मयूर एक साथ मेंबर्स नहीं लाए जाते हैं, पहले दिन पूरा एक साथ नहीं भरा जाता है। एक बात और जो कि आपको मिस कर गया बताना, यहां पर भी जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और हमारे देश में लिस्ट सिस्टम तो होता नहीं है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब देखो यहां पर जब मेंबर्स आते हैं ना, तो मयूर 10 मेंबर्स लाने थे, तो पहले साल के लिए ना 3 मेंबर्स लाए जाएंगे, फिर 2 साल बाद फिर से 3 मेंबर्स लाए जाएंगे, फिर 2 साल बाद फिर से 3 मेंबर्स लाए जाएंगे, और उसके 2 साल बाद अगर हमारे केस में बचा एक मेंबर, वो ऐसा लाया जाएगा। क्या हो गया, कोई कुछ कह रहा है क्या? अपने हाथों पर नियंत्रण रखा करोगे। तो ये है, ऐसे करके लाया जाएगा। अब मयूर जब ये 2 साल, जैसे ये इधर आए हैं, ध्यान से देखना, 2022 में इन्होंने एंट्री मारी, इन्होंने मारी 2024 के अंदर, इन्होंने 2026, इन्होंने 2028। ठीक है, इनका टेन्योर 6 साल का है। ये रिटायर कब होंगे? 22 वाले 28 में, जब इसने एंट्री मारी है, जब इसने एंट्री मारी है। ये कब होंगे रिटायर? ये कब होंगे 26 वाले? ये कब होंगे?
अब आगे गेम देखना, जो ये 28 वाले ये जो रिटायर होंगे, तो मयूर 28 में इलेक्शन होंगे, फिर से 3 मेंबर यहां पर आ जाएंगे, 30 में फिर से 3 मेंबर, 32 में भी ये 3 3, और 34 में भी। तो बताओ ये कभी हाउस खाली हो पा रहा है क्या इस साइकिल की वजह से? बताओ हो पा रहा है एक साथ? समझ गए मतलब ये ट्रिक क्या है यहाँ पर? तो इस बस, हाँ हाँ, इसलिए समझ गए। तो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए वो 9 वाला लिया है। इस बंदे को चलो हटा भी दो, ये फुकरा क्या कर रहा है यहाँ पे, हटाओ इसको। इसको एमएलसी बनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मान लो ये तो हो गया 1/3 अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं ऐसे इन 9 लोगों को 1/3 मान लो तो, है ना? अब ये सेम टाइम पे कभी हाउस खाली हो पाएगा क्या पूरा का पूरा? आप लोगों को एक चीज याद है ना, मैंने वो एग्जांपल दिया था मिसबा कि घर पे कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा पक्का। सौगंधा आपको लिया था मैंने उस एग्जांपल के अंदर, है ना, राज्यसभा का समझाने के लिए, कि एक जन पक्का घर में रहेगा ही रहेगा, पूरा घर खाली नहीं होने वाला एक साथ। हाँ मतलब बस वो है कि प्रोसीजर देखो इसका ऐसा रहता है कि बस इसको ये है कि एक साथ कभी खाली नहीं होता ना, बस इस नेचर की वजह से कि सबका जो मेंबर्स है ना 1/3 सबके चुनाव अलग अलग साल पे, और जो उस चुनाव वो जब टेन्योर खत्म होने के बाद उस साल चुनाव होकर ये 3 जाएंगे तो अगले 3 आएंगे, ये 3 जाएंगे तो अगले 3 आएंगे, ये 3 जाएंगे तो अगले 3 आएंगे, लेकिन ये हाउस कभी खाली नहीं रहने वाला। जब वो 3 जाएंगे तो कोई ना कोई फिर भी यहां पर रहने वाला है। जब नीचे वाले 3 चले गए, अगर ये चले गए तो बाकी 2 बचे हैं, ये अगर चले गए फिर भी बाकी 2 बचे हैं, सेट बचा है। बस ये ऐसे चलता रहता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज कॉन्टिन्यूइंग चेंबर, परमानेंट चेंबर। जस्ट लाइक सेंट्रल लेवल पे कौन सा होता है ऐसा? राज्यसभा। इसलिए मैं कल ही बता रहा था आप लोगों को कि कोशिश ये करना जो प्रोटोकॉल का एग्जाम हो वो लोकसभा प्रोटोकॉल बनने की कोशिश करना, ठीक है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।